नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं अपने घरों में? चलिए आज हम करते हैं साइकिल की सवारी के व्याकरण बोध का सेकंड टॉपिक शब्द। इससे पहले हम फर्स्ट टॉपिक कर चुके थे मुहावरे और लोकोक्तियां। तो अब हमारा टॉपिक आता है शब्द। शब्द क्या है? देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक और अर्थवान ध्वनि। अब देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, वर्ण यानी स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों के मेल से बनी सार्थक। सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ होता है। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। निरर्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं होता, सार्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ होता है। अर्थवान ध्वनि, ध्वनि यानी शब्द, शब्द कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से बनी एक सार्थक और अर्थवान ध्वनि शब्द कहलाती है। देखिए, जैसे हम यहाँ लिखते हैं स ग र, सागर। अगर मैं इसको लिख दूं ग र सा या र ग सा, तो देखिए सागर, गरसा और रक्षा, ये तीन शब्द मैंने लिखे। ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की ध्वनियों के साथ में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये एक सार्थक ध्वनि बनी। ये इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थवान ध्वनि बनी। ये गरसा और रक्षा, ये क्या है? ये अर्थवान सार्थक ध्वनियां नहीं है, तो ये शब्द के अंतर्गत नहीं आती हैं। जो शब्द के अंतर्गत आएगा वो क्या होगा? सार्थक और अर्थवान। तो आज आपको ये चार बातें याद रखनी है कि शब्द क्या है। पहली बात, ध्वनियों का मेल। दो या दो से अधिक ध्वनियों का मेल होगा, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होगा, उसे कहेंगे आप शब्द। जैसे आपने लिखा सागर, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि उसका सार्थक अर्थ भी होना चाहिए। यानी जो ध्वनियों का निर्माण, जिन ध्वनियों से आपने किसी शब्द का निर्माण किया है, उसका कोई ना कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। यदि उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो क्या है? एक सार्थक शब्द नहीं है। जैसे गरसा और रक्षा, ये सार्थक शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है, इनका ये अर्थवान शब्द नहीं है, ये अर्थ से रहित शब्द हैं। तो ये शब्द क्या हुए? शब्द की श्रेणी में नहीं आती। तो पहला, ध्वनियों का मेल होना चाहिए, और दूसरा, सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपको याद रखना है, निरर्थक शब्द नहीं होता। अर्थात जो शब्द निरर्थक है, यानी जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, वो शब्द भी नहीं है। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है वो क्या है? वो शब्द भी नहीं है। शब्द सिर्फ वही है जो क्या है? ध्वनियों का मेल है, सार्थक अर्थ है, वही क्या है? शब्द है। जिसका कोई अर्थ नहीं है वह शब्द भी नहीं है। और चौथा है हमारा फोर्थ, स्वतंत्र इकाई। शब्द क्या है? भाषा की एक स्वतंत्र इकाई है। यानी शब्द पर कोई किसी दूसरी चीज का प्रभाव तब पड़ता है जब वो वाक्य के अंतर्गत आता है। जब तक वो वाक्य के अंतर्गत नहीं है तब तक वो क्या है? स्वतंत्र इकाई के अंतर्गत आता है। तो पहली बात बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक और अर्थवान ध्वनि क्या कहलाती है? शब्द। शब्द की चार बातें कौन सी हैं? शब्द में ध्वनियों का मेल होना चाहिए, उन ध्वनियों का मेल हमेशा सार्थक अर्थ बताना चाहिए, और अगर किसी ध्वनि का मेल निरर्थक है तो वो क्या है? शब्द नहीं है। और फोर्थ, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इस चार बातों के बाद अब बात करते हैं हम शब्द होते कैसे कैसे हैं। देखिए, शब्द क्या है? शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया जाता है। पहला आधार क्या है? स्रोत या उत्पत्ति का आधार, यानी उस शब्द ने जन्म कहाँ लिया, वो शब्द हमारी भाषा में कहाँ से आया, उसका स्रोत क्या है, उसका जन्म कहाँ हुआ और वह हमारी भाषा में कहाँ से आया। वो सारे आधार किसके आएंगे? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अब स्रोत या उत्पत्ति के आधार के बाद दूसरा आधार है रचना के आधार पर। जब शब्दों की रचना होती है तो वो शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है, वो कहलाता है रचना के आधार पर शब्द। जब स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करते हैं तो शब्द होते हैं चार प्रकार के, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। लेकिन जब रचना के आधार की बात करते हैं शब्द होते हैं दो प्रकार के, मूल शब्द और यौगिक शब्द। बात समझ में आई? स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों
की रचना होगी 4 प्रकार से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। और रचना के आधार पर शब्दों की बात आई है 2 प्रकार से, मूल शब्द और यौगिक शब्द। अब बात आती है शब्द विकार के आधार पर। शब्द विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। विकारी यानी जिनमें विकार उत्पन्न होता है, यानी जिनमें बदलाव उत्पन्न होता है, और अविकारी जिनमें कोई बदलाव नहीं होता हो। और 4th नंबर का जो हमारा शब्द का आधार है वो है अर्थ के आधार, यानी अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब बात करते हैं हम स्टार्टिंग से रचना, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। देखिए पहला स्रोत या उत्पत्ति के आधार, इसमें होता है पहला शब्द जो है वो है तत्सम शब्द। देखिए तत्सम क्या होता है, तत् और सम, तत् यानी जैसा, सम यानी समान, जो जैसा है वैसा का वैसा हमारी हिंदी भाषा में हमने प्रयोग कर लिया हो, अर्थात ये तत् लिखा हुआ है और ये सम लिखा हुआ है। ऐसे शब्द जो संस्कृत की भाषा से, संस्कृत भाषा से जैसे थे वैसे के वैसे, यानी एज इट इज, जो के त्यों हमने हिंदी भाषा में प्रयोग ले लिए हैं। जैसे हम लिखते हैं अश्रु, सर्प, दंड, वो सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। क्यों? क्योंकि वो सीधे की सीधे किससे आए हैं, संस्कृत भाषा से। ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के लिए हम हिंदी भाषा में प्रयोग करें, वो कहलाते हैं हमारे तत्सम शब्द। वापस सुन लीजिए बच्चों, वो शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, अर्थात जैसे थे वैसे के वैसे हमने हिंदी भाषा में लिए, हिंदी भाषा में उनका हम प्रयोग करते हैं संस्कृत भाषा के शब्दों के समान, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। अब बारी आती है तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो देखिए संस्कृत भाषा के शब्दों को या किसी और भाषा के शब्दों को जब हम प्रयोग में लेते हैं, तब यदि हम उनको प्रयोग में लेते वक्त थोड़ा बहुत भी परिवर्तन करते हैं, परिवर्तित शब्द, परिवर्तित शब्द अर्थात थोड़ा बहुत परिवर्तन किया हमने, जैसे अश्रु का हमने आंसू लिख दिया, सर्प का हमने सांप लिखा, तो सर्प का सांप, अश्रु का आंसू, आंसू और सांप क्या है, तद्भव शब्द। समझ में आ गई बात? यानी जो शब्द हम संस्कृत भाषा से जैसे थे वैसे के वैसे ले लें, वो होते हैं हमारे संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द। और जिन शब्दों को हम अपनी भाषा में लें, प्रयोग में लें, तो तद्भव शब्द, वो शब्द जिनको हम लेते वक्त कुछ परिवर्तन करें, यानी हमारी भाषा में आते वक्त उन शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाए, जो परिवर्तित शब्द की श्रेणी में आए, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। अब आता है देशज शब्दों की। देशज शब्द वो शब्द होते हैं बच्चों, जो शब्द हमारी क्षेत्र विशेष या किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बोले जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी एक भाषा के होते हैं, किसी एक क्षेत्र के होते हैं। वो शब्द यदि हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो वो शब्द कहलाएंगे देशज शब्द। जैसे मारवाड़ी के शब्द में हम कहते हैं कि कोई बंगाली के शब्द यूज करता है, वो उनकी पर्टिकुलर भाषा के शब्द हैं, लेकिन वो हमारी भाषा में यूज कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या हुए, देशज शब्द। और विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो विदेशी भाषा से, जैसे अरबी से, फारसी से, इंग्लिश से हमने लिए हैं, अरबी से लिए हैं, फारसी से लिए हैं, अंग्रेजी से लिए हैं, वो सारे कौन से शब्द होंगे, विदेशी। जैसे डॉक्टर कहते हैं आप, डॉक्टर, फर्श, हम कहते हैं हॉस्पिटल, ये सब क्या है, विदेशी शब्द। तो वापस में लीजिए, तत्सम शब्द वो शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे के वैसे हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। वो शब्द जो अपने रूप को थोड़ा बहुत परिवर्तित करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। तीसरा होता है देशज, जो किसी क्षेत्र विशेष की भाषा में होते हैं और क्षेत्र विशेष की भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, वो कहलाते हैं देशज शब्द। और फोर्थ है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वो शब्द जो विदेशी भाषा से हमने हमारी हिंदी भाषा में लिए
जैसे अरबी से कुछ शब्द लिए हों, फारसी वाइन से कुछ शब्द लिए हों, अंग्रेजी बाहर से कुछ शब्द लिए हों, फ्रेंच से कुछ शब्द लिए हों, वो शब्द जिनका इस्तेमाल हम हमारी हिंदी भाषा में करते हैं वो कहलाते हैं विदेशी शब्द। तो रचना, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। अब बारी आती है रचना के आधार पर, यानी जब लिखते हैं जब हम किन्हीं शब्दों को लिखते हैं तब उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, यानी उनमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो देखिए, मूल शब्द रचना के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला है मूल शब्द और दूसरा है यौगिक शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? मूल शब्द है शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते वो कहलाते हैं मूल शब्द। और यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका योग करके बनाया जाता है। जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पर रूप। अब रूप जो शब्द है उसका वो क्या है? मूल शब्द है। उस मूल शब्द को मैं टुकड़े नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती हूँ? कि रूप का टुकड़ा करूंगी तो रू और एक पा, रू प्लस पा, तो रू का कोई अर्थ निकल रहा है, सामान्य अर्थ नहीं, और पे का कोई अर्थ निकलता है नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है? सार्थक अर्थ नहीं प्रदान कर रहे हैं। और जब तक कोई शब्द सार्थक अर्थ प्रदान नहीं करे जब तक वो शब्द नहीं होता। ये आपने पहले पढ़ा है। शब्द की 4 कंडीशन होनी चाहिए: ध्वनियों का मेल होना चाहिए, उनका सार्थक अर्थ होना चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होते, निरर्थक होते हैं वो शब्द ही नहीं होते, और चौथा, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। तो देखिए, रूप मैंने लिखा है, यदि रू और पै को मैं अलग अलग कर दूं तो क्या ये शब्द का आधार है? ये शब्द है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रू और पै दोनों अलग अलग ध्वनियां किसी भी सार्थक अर्थ को प्रकट नहीं कर रही हैं, और जब तक सार्थक अर्थ को प्रकट नहीं करेंगे तब तक वो शब्द नहीं होगी। तो रूप क्या है? एक मूल शब्द है। रूप क्या हुआ? एक मूल शब्द हुआ। अब इस मूल शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो क्या हुआ? रूप। अब इस रूप में मैं लगा दूं वान। वान क्या है? वान क्या है? एक प्रत्यय है। प्रत्यय से, उपसर्ग से, किसी भी चीज से प्रत्यय उपसर्ग किसी भी उसका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके यदि हम अपने शब्द को ज्यादा इफेक्टिव बना सकें, शब्द का जोड़ कर सकें, जैसे रूप से लिखा रूपवान, रूप से क्या बना? रूपवान। रूप से क्या बना? रूपवान। तो देखिए, रूपवान जो शब्द है वो किस शब्द की श्रेणी में आएगा? यौगिक शब्द की श्रेणी में, क्योंकि रूप तो क्या है? मूल शब्द है, और यौगिक शब्द क्या है? मूल शब्द के साथ जुड़ने पर बना एक शब्द। तो वापस बता रही हूँ बच्चों, देखिए, रचना के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है मूल शब्द और दूसरा होता है यौगिक शब्द। मूल शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी भी प्रकार जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, जो शब्द खंड में नहीं होते, यदि खंड में हो तो वो निरर्थक ध्वनियों की श्रेणियों में आते हैं, वो कहलाते हैं हमारे मूल शब्द। लेकिन यौगिक शब्द क्या होते हैं? वो शब्द जो 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, अर्थात रूप प्लस वान इक्वल टू रूपवान। अब देखिए बच्चों, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 प्रकार। तत्सम शब्द, संस्कृत के शब्द जो कि क्यों इस्तेमाल किए गए। तद्भव शब्द, थोड़ा बहुत परिवर्तित करके हिंदी भाषा में इस्तेमाल किए गए। विदेशज शब्द, वो शब्द जो क्या होते हैं? देशज शब्द होते हैं, जो हमारे क्षेत्र विशेष की भाषा से लिए जाते हैं, वो होते हैं देशज शब्द। और चौथे होते हैं विदेशी, जो किसी अन्य भाषा से लिए गए होते हैं। अब आता है रचना के आधार पर। देखिए बच्चों, रचना के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार, मूल शब्द और यौगिक शब्द। मूल शब्द जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं हम, यौगिक शब्द जो 2 या 2 से अलग स्वतंत्र इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो वो हो गया रूप प्लस वान अर्थात रूपवान। अब बारी आती है 3rd प्रकार, यानी शब्द विकार के आधार पर। विकार क्या होता है? विकार यानी कोई खराबी। अब देखिए, शब्दों में खराबी कैसे होती है? कोई फल फ्रूट तो है नहीं जो खराब हो जाएगा, कोई सब्जी नहीं है जो खराब हो जाएगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो खराब होती हो, नष्ट होती हो, लेकिन फिर भी शब्दों में विकार होता है। क्या होता है? देखिए, शब्द विकार के आधार पर शब्द होते हैं 2 प्रकार के,
विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं? अभी मैंने बताया आपको रूपवान, यानी शब्द में हम कुछ भी जोड़ें तो उसमें जुड़ जाए वो चीज़ें, उनमें किसी भी लिंग से, किसी भी वचन से कोई फर्क ना पड़ता हो। राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाती है, तो जाता है जाती है, राम स्कूल जाता है सही है, राम स्कूल जाती है सही है, राम स्कूल जाता है। तो राम के जाती आते ही सेंटेंस रॉन्ग हो गया, हुआ ना सेंटेंस रॉन्ग। अब विकारी शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनमें विकार उत्पन्न होता हो, जिनमें परिवर्तन होता हो, कभी कर्ता के साथ, कभी लिंग के साथ, कभी वचनों के साथ। यदि किसी शब्दों के ऊपर कर्ता, लिंग, वचन का प्रभाव पड़ता हो तो वहां पर शब्द आते हैं विकारी शब्द। कई शब्द जिन पर कर्ता का, लिंग का और वचन का प्रभाव पड़ता हो वो शब्द होते हैं विकारी शब्द। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी यानी जिनमें कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होता। अब देखिए बच्चों, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और निपात। ये सारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द। अब मैं आपको बताती हूँ एक बात, इन अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। उन्हें शब्द कहते हैं अव्यय शब्द। अव्यय शब्द 5 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन शब्दों में किसी भी कर्ता के साथ, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी ऐसे शब्द जिनमें किसी कर्ता का, लिंग का, वचन का कोई प्रभाव ना पड़े वो होते हैं अविकारी शब्द। अब बात आती है हमारे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेदन 4। पहला है अनेकार्थी शब्द, दूसरा एकार्थी शब्द, तीसरा विलोम और चौथा पर्यायवाची। अनेकार्थी क्या होता है? एक ही शब्द के एक से अनेक अर्थ निकलना। जैसे हमने लिखा यहाँ पर हार, तो देखिए इस हार के बहुत सारे अर्थ हैं। एक देख लीजिए, गले में पहनने वाला हार, उसे भी आप हार कहते हो, और एक हार होती है पराजय, किसी से हार जाना। तो इस एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलना होता है अनेकार्थी शब्द। एकार्थी यानी एक ही अर्थ निकलना, एक ही अर्थ निकलना काफी शब्दों का, वो होता है आपका एकार्थी शब्द। अब आता है विलोम शब्द यानी अपोजिट। एक शब्द का दूसरे के विपरीत होना, यानी सीधा का उल्टा, रात का दिन, सुबह का शाम, सुख का दुख, वो शब्द किसमें आते हैं? विलोम शब्दों की श्रेणी में। और लास्ट है हमारा पर्यायवाची शब्द, अर्थात पर्यायवाची शब्द एक समान शब्द होना। जैसे आँख को आप नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। तो जो आपको सही लगे आप उसका इस्तेमाल करें। जैसे हम कहते हैं सूर्य को आदित्य भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, और इन दोनों का अर्थ क्या होता है? सूर्य। तो ये होता है पर्यायवाची शब्द। अब देखिए वापस, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द 2 प्रकार के: मूल शब्द और यौगिक शब्द। अब आता है शब्द विकार के आधार पर तीसरा प्रकार, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द अर्थात 5 प्रकार के अव्यय शब्द जिनमें कहीं भी कोई विकार नहीं होता। और आपका चौथा प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थात अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। देखिए बच्चों, शब्दों की इस रचना के बाद आपको ये ज्ञान हो जाना चाहिए कि शब्द किस प्रकार के, किस किस टाइप से बांटे गए हैं। हम अपनी इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास तक। ओके, थैंक यू।